हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एनकम्बरेंसेस। सभी को पता है एनकम्बर करने का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को एनकम्बर कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? रोक रहे हो कि वो इंसान आगे ना बढ़ पाए। इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? थ्वाट कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, स्टिमी कर रहे हो। याद करो सारे वर्ड्स। हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, किसी चीज को रोक रहे हो, उस चीज को कर्टेल कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। अगर किसी का गला घोट रहे हो तो स्मोथर कर रहे हो। किसी को स्ट्रैंगुलेट कर रहे हो, मतलब उसका गला घोट रहे हो, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। उसको सफोकेट कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, आप उसको रोक रहे हो। हाँ, कर्ब कर रहे हो, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या थे? वर्ब्स थे। रोकना, रुकावटें। तो इसी एनकम्बर का नाउन फॉर्म होता है एनकम्बरेंसेस, मींस रुकावटें। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन है, इसी का नाउन फॉर्म है। तो अब बर्डन और इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मीन्स रुकावट, कोई ऐसी चीज जो रोके, प्रोग्रेस को हिंडर करे या ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोके। हाँ, कोई चीज अगर हॉल्ट कर गई है तो अपने आप रुक गई है, कोई चीज अगर सीज कर गई है तो रुक गई है। तो ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, बैरियर। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने हेल्प कर दी, एड कर दिया, हेल्प कर दिया, एडवांटेज, फायदा दे दिया। असिस्टेंस भी क्या हो गया? एक तरीके से हेल्प हो गई। तो जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो एक रुकावट बन गए कंपनी की ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? कंपनी का जो एक्सपेंशन था वो कम हो गया। अगला वर्ड है वेगली। कोई चीज क्लियर नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? वेग है। वेग का मतलब क्या? क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब ऑब्सक्योर है। बोले सारे वेग के जल्दी से सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। हेजी है, मर्की है, क्लाउडी है, मिस्टी है, फॉगी है, फ्रॉस्टी है, फजी है, एम्बिगुअस है, मीन्स क्लियर नहीं है। इक्विवोकल है, मीन्स क्लियर नहीं है। अच्छा, कोड्स में लिखी हुई है, क्रिप्टिक है। क्रिप्टिक का मतलब भी क्या होता है? कोड्स में लिखी हुई है, क्लियर नहीं है। एब्स्ट्रूज है, मीन्स क्लियर नहीं है। ओपेक है चीजें, मतलब क्लियर नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, कोई चीज छुपी हुई है, वो भी क्लियर नहीं है। छुपी हुई के वर्ड्स क्या क्या होते हैं? कोई चीज अगर छुपी हुई है तो इसका मतलब वो चीज क्या है? क्लैंडस्टाइन है। क्लैंडस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में है। छुप छुप के कोई काम होता है तो क्लैंडस्टाइन मैनर में होता है। मैं अपने आप को जरा स्क्रीन पे से हटा देती हूँ। हाँ, और काम कैसे होता है? स्टेल्थी वे में होता है, इसका मतलब छुप छुप के हो रहा है। स्नीकी वे में हो रहा है, छुप छुप के हो रहा है। कोवर्ट वे में हो रहा है, छुप छुप के हो रहा है। एक बड़ा प्यारा वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, सरेप्शियस। सरेप्शियस वे में हो रहा है, मतलब वो काम छुप छुप के हो रहा है, मतलब वो काम सबके सामने नहीं हो रहा। वेल्ड वे में हो रहा है, वेल्ड मीन्स घूंघट, तो वेल्ड वे में हो रहा है मीन्स कवर्ड है। श्राउडेड है, श्राउडेड वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आया। श्राउडेड है, इसका मतलब वो क्या है? कवर्ड है। किसी ने किसी का भेष धारण किया हुआ है, मतलब क्लियर उसका चेहरा नहीं दिख रहा, डिस्गाइज्ड है मीन्स कवर्ड है। कोई छुप गया है, अपने आप को एनवायरमेंट जैसा बना लिया है उसने कि कोई उसको ट्रेस ना कर पाए, ट्रैक ना कर पाए, पकड़ ना पाए, मीन्स कैमोफ्लेज्ड है। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? कि वो चीज सामने नहीं, कंसील्ड है कोई चीज, राइट। इसका मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज छुपी हुई है। ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव, सारे के सारे एडजेक्टिव्स थे।
तो एडजेक्टिव के साथ जब ly लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है, एडजेक्टिव के साथ ly एडवर्ब। तो वेगली क्या हो गया, एक अनक्लियर और इम्प्रिसाइज। इम्प्रिसाइज का वैसे प्रिसाइज का मीनिंग होता है एक्यूरेट, इम्प्रिसाइज का मतलब कि आप एक्यूरेटली उसको देख नहीं पा रहे हो। अनसर्टेन है, एम्बिगुअस है, इनडिस्टिंक्ट है, मतलब आपको क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स क्लियर है, प्रिसाइज है, बहुत ही एक्यूरेट है, डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग से दिख रहा है अलग से। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है नए लॉ में, उसको बहुत ही अनक्लियरली वर्डेड किया गया है, मतलब बहुत अनक्लियर तरीके से समझाया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, क्लियर के कुछ सिनोनिम्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, एक बार लिख लेते हैं उनको। 3-4 सिनोनिम्स लिखेंगे जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। एक है ल्यूसिड, एक है पेल्यूसिड और एक है लिम्पिड। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, वो चीज कैसी है, एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। अगले वर्ड पे आते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या है, जांच। तो अगर आप किसी चीज की जांच कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज की क्या कर रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। क्रिटिकल वर्ड के 3 मीनिंग्स होते हैं, सभी को पता है क्रिटिकल वर्ड के 3 मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। एक क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। एक क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग होता है कि आप किसी को लेके बहुत ही खराब बोल रहे हो, नेगेटिव टोन है अगर क्रिटिकल टोन है। और एक क्रिटिकल का मतलब होता है इवैल्यूएटिव। टोन कैसी है, इवैल्यूएटिव है, मतलब आप फायदे और नुकसान दोनों देख। तो किसी चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना मीन्स उसके फायदे नुकसान ज्यादा देखना, इवैल्यूएट करना मीन्स जांच करना। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, प्रोब। प्रोब का मीनिंग भी क्या होता है, प्रोब को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, नाउन की तरह भी यूज करते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है, इंस्पेक्शन या किसी चीज की जांच। एंटोनिम्स आपने निग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, ओवरसी कर दिया। ओवरसी का ओवरसाइट होता है, मीन्स आपने इग्नोर कर दिया एक तरह से। इग्नोर का एक मुझे फ्रेजल वर्ब बताना, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज ब्रश ऑफ। आपने किसी चीज को ब्रश ऑफ किया, इसका मतलब आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। किसी को आपने क्या दिया, टर्न अ ब्लाइंड आई, उसको अनदेखा कर दिया। और क्या किया, ब्लाइंड आई टर्न करी या फिर डेफ ईयर टर्न किया, मीन्स उसको अनसुना कर दिया। कोल्ड शोल्डर दे दिया, मीन्स उस इंसान को क्या किया, आपने इग्नोर कर दिया। हाँ, क्रिटिकल सिचुएशन भी होती है। क्रिटिकल का एक और मीनिंग होता है बहुत ही सीरियस। तो अगर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसका मतलब सिचुएशन कैसी है, बहुत ही सीरियस है। तो सरकार के जो ऑफिशियल्स थे उनकी बहुत ही ज्यादा, इंटेंस मीन्स एक्यूट, मीन्स बहुत ही ज्यादा जांच की गई, उनके ऊपर नजर रखी गई। कब, आफ्टर द अमेंडमेंट, जब चेंज जो है आरटीआई एक्ट को लेके प्रपोज किया सामने रखा। अगला वर्ड है ट्रेपिडेशन। ये कुछ गड़बड़ हुई है, ये पिछला वाला ही कॉपी हो गया है। ट्रेपिडेशन समझते हो, अभी कुछ दिन पहले वर्ड पढ़ा था ट्रेपिड। ट्रेपिड कौन होते हैं, वो लोग जिनको बहुत डर लगता है। जो लोग कैसे होते हैं, मीक होते हैं, टिमिड होते हैं, टिमोरस होते हैं, चिकन हार्टेड होते हैं, और कैसे होते हैं, कावर्डली होते हैं। मतलब जो लोग डरपोक होते हैं वो लोग क्या होते हैं, ट्रेपिड होते हैं। इंट्रेपिड कौन होते हैं, इंट्रेपिड वो होते हैं जिनको कोई डर ही नहीं लगता। ये लोग फियरलेस होते हैं, कोई डर नहीं लगता, बड़े गट्सी होते हैं, बड़े ग्रिटी होते हैं, बहादुर होते हैं, वेलिएंट होते हैं, वेलोरस होते हैं, मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हाँ, डरपोक लोगों का एक और वर्ड पुसिलैनिमस, बहुत ही कैसे होते हैं, डरपोक होते हैं। तो ये दोनों क्या थे, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने जितने भी लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। तो इसी एडजेक्टिव का, ट्रेपिड एडजेक्टिव का नाउन क्या है, दैट इज ट्रेपिडेशन। तो ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेपिडेशन इज फियर। किसी चीज के डर को क्या बोलते हैं, किसी चीज के डर को बोलते हैं ट्रेपिडेशन, दैट इज फियर। अच्छा, अभी हमने डर की बात करी है, तो एक वर्ड होता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फियर, डर। तो इसको देख के ऐसा लगता होगा ना
कि एप्रीहेंड वर्ड का मीनिंग भी कुछ नहीं, ये नाउन फॉर्म है, तो इसको देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि एप्रीहेंड वर्ड का मीनिंग भी कुछ ना कुछ डर से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं, एप्रीहेंड वर्ड का मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। इसका मतलब होता है किसी को अरेस्ट करना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एप्रीहेंसिव, आई एम एप्रीहेंसिव ऑफ इट, इसका मतलब मुझे इस बात का डर लग रहा है, मतलब मैं इस चीज को लेके क्या हूं, फियरफुल हूं, ये एडजेक्टिव होता है। लेकिन एप्रीहेंड वर्ड का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, किसी चीज, किसी इंसान को क्या करना, किसी इंसान को अरेस्ट। अरेस्ट का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को जेल में डाल दिया, मतलब आपने क्या किया है, आपने उस इंसान को बिहाइंड बार्स कर दिया है, उस इंसान को जेल में डाल दिया है, दैट इज व्हाट आपने क्या किया है, इनकार्सरेशन, इम्प्रिजनमेंट भी बोल सकते हैं। चलो अब यहां पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज सब्जुगेट। सब वर्ड का मतलब समझते हो, सब का मतलब होता है लोअर, नीचे का लेवल। तो सब्जुगेट करने का मतलब क्या, किसी को आप अपने नीचे ले आए हो, इसका मतलब आपने उस इंसान को कंट्रोल कर लिया है, आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को डोमिनेट कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको सब्जुगेट कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। कॉन्कर करना, डोमिनेट करना, ओवर पावर करना, मीन्स उसको अपने कंट्रोल में करना। एंटोनिम्स, लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया, इमांसिपेट कर दिया, मीन्स फ्रीडम दे दे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू क्या है, लिबरेटेड है, लिबरेटेड है, फ्री है। अच्छा, फ्री करने के कुछ वर्ड्स और होते हैं, अनलीश, अनलीश समझते हो, बहुत बार हो गया ये वर्ड। लीश का मतलब क्या होता है, ये मान लो प्यारा सा कोई डॉग है, तो इसका जो पट्टा होता है जिसे बांधते हैं उसको बोलते हैं लीश। अनलीश कर दिया मतलब फ्री कर दिया। हॉर्स को जिससे कंट्रोल करते हैं वो ब्रिडल होता है, तो अनब्रिडल कर दिया मतलब फ्री कर दिया। इंसानों को जिससे बांधते हैं वो बेड़ियां होती हैं, बेड़ियों का वर्ड होता है अनफेटर कर दिया मतलब फ्री कर दिया। जंजीरें होती हैं, अनशैकल कर दिया मतलब फ्री कर दिया। तो जो नया लॉ है उसको बहुत सारे लोगों ने कैसे देखा कि ये कोशिश है कि कम कर दी जाए ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, तो नए लॉ को ऐसे देखा गया। अच्छा, हमने लिबरेट की बात करी तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी के ऊपर से आपने ब्लेम हटा दिया, किसी इंसान को ब्लेम से फ्री कर दिया, उसके मुझे जल्दी से कुछ सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। इसका मतलब आपने उस इंसान को क्या किया, एक्विट किया है, मींस माफ कर दिया है। विंडिकेट किया है मतलब माफ कर दिया है। एब्सॉल्व किया है, माफ कर दिया है। एग्जॉनरेट किया है, उसके ऊपर से इंजाम हटा दिया है। एक्सकल्पेट किया है, उसके ऊपर से इंजाम आपने हटा दिया। इमेंसिपेट हम लिख ही चुके हैं, लिबरेट हम लिख ही चुके हैं। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपने उस इंसान को फ्री कर दिया। फ्री करने का मतलब होता है लीवे देना, लीवे इज व्हाट, फ्रीडम, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। आपने लीवे दे दिया मतलब उस इंसान को फ्री कर दिया। एमनेस्टी का मतलब होता है माफी, आपने उस इंसान को माफी दे दी, एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी एक ऑर्गेनाइजेशन भी, एक एमनेस्टी अवार्ड भी दिया जाता है, तो मतलब माफी कर दी, माफी दे दी। और क्या बोल सकते हैं, पार्डन कर दिया, मीन्स आपने उस इंसान को माफी दे दी। अच्छा, विंडिकेट को देख के लग रहा है कि विंडिक्टिव इसका सिनोनिम, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विंडिक्टिव एडजेक्टिव होता है लेकिन इसका नहीं होता, दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। विंडिकेट का तो मतलब होता है ब्लेम से फ्री करना, जबकि विंडिक्टिव का मतलब होता है मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो कोई इंसान अगर विंडिक्टिव होता है तो बदले की आग में भड़क रहा होता है, रिवेंजफुल होता है, अवेंजफुल होता है, रिटालिएटरी होता है, मीन्स मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ पे माफी दे रहे हो और यहाँ पे बदले की आग में भड़क रहे हो, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, एक माफी देने का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बट मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो जाएगा। ये सारे वर्ब्स थे, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स थे, एंड दैट इज क्लीमेंसी। क्लीमेंसी नाउन फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, माफी दे दी। मर्सी का एक सॉन्ग सुना, एक सॉन्ग आया था मर्सी, शायद हनी सिंह का था या बादशाह का था। मर्सी, क्लीमेंसी, इसका मतलब आपने क्या किया, माफी दे दी। चलो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है।
यहां पर आते हैं वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या, आपको लगता है कि आपका कोई फायदा है उस चीज में, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उस चीज में, आपका कोई फायदा है, इसका मतलब यू आर वेस्टेड इन इट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो आपका क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है, या आपका क्या है, स्टेक है, आपका खुद का कोई रिस्क है, कोई फायदा है उस चीज में, पावर से, पोजीशन से, या ओनरशिप। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है, बसा हुआ होना। कोई चीज अगर आपके अंदर एंट्रेंच है मतलब आपके अंदर बेस्ड है, मतलब आप उस चीज में बसे हो, मतलब आपको कुछ ना कुछ उससे फायदा हो रहा है, आप इन्वेस्टेड हो, एंटाइटल आपका हक है। ये डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं है ना, इनडायरेक्ट सिनोनिम्स है। डिसइंटरेस्टेड कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंट कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अनइन्वेस्टेड कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट का एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम क्या होता है, एपेथेटिक। एपेथेटिक हो आप, इसका मतलब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो प्रपोजल आया है, जो प्रस्ताव आया है आरटीआई एक्ट को चेंज करने का, इसने अटेंशन लेके आई है वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब लोगों को अपने फायदे दिख रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं कि इसका स्कोप क्या कर दिया जाए, इसका स्कोप कम कर दिया जाए। अच्छा, हमने यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड की बात किया तो बहुत बार एग्जाम में आता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है डिसइंटरेस्टेड और एक होता है अनइंटरेस्टेड। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्लैट का एग्जाम था, उसका मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है, हालांकि बाकी एग्जाम्स में अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। द जूरी शुड बी डैश इन द केस, जो सुन रही है, तो ज्यूरी को क्या होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए या अनइंटरेस्टेड होना चाहिए? तो देखो, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट बायस्ड, पार्शियल नहीं है, नॉट पार्शियल। नॉट एक वर्ड होता है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है, पहले से ही कोई जजमेंट नहीं बना के रखना, केस को पारदर्शित, केस को एकदम, हिंदी वर्ड होता है बायस ना होने का, एकदम क्या कह सकते हैं, हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, एक तरफा व्यवहार नहीं करना। तो ज्यूरी को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, ना कि अनइंटरेस्टेड। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रेजुडिस लिखा है, एक और वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसके जैसा ही है, तो उसे परजुरी। परजुरी समझते हो, परजुरी क्या होता है? कोर्ट में आपने गीता के ऊपर शपथ ली, और क्या शपथ ली कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और वहां पे जाके आपने क्या किया, वहां पे जाके आपने झूठ बोल दिया, तो आपने क्या अटेम्प्ट की, परजुरी अटेम्प्ट की। परजुरी का मतलब क्या हो गया, द एक्ट ऑफ लाइंग इन अ कोर्ट, आपने झूठ बोला एक कोर्ट में, दैट मीन्स यू अटेम्प्टेड परजुरी। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज जियोपर्डाइज। इसका वर्ब फॉर्म तो बहुत बार एग्जाम में नहीं आता, नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है। नाउन फॉर्म इज जियोपार्डी। जियोपार्डी लेपर्ड से याद कर सकते हो, लेपर्ड समझते हो, शेर का भाई। लेपर्ड अगर सामने आ जाएगा तो आप क्या होगे, डर जाओगे, है ना। तो जियोपार्डी, आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, तो जियोपार्डी इज व्हाट, डेंजर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ड नाउन है, और इसी का वर्ब फॉर्म होता है जियोपार्डाइज, मीन्स किसी को खतरे में डालना। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है जियोपार्डस। ये क्या है, एडजेक्टिव। तो किसी चीज को रिस्क में डालना, एंडेंजर करना, थ्रेटन करना, इम्पेरल करना, मीन्स खतरे में डालना। एंटोनिम्स आपने प्रोटेक्ट कर लिया, सेफगार्ड कर लिया, सिक्योर कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। तो क्लाइमेट गोल्स को इग्नोर करना खतरे में डाल सकता है हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को। अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट, कंसेंट क्या होता है, पापा ने अपना कंसेंट दे दिया, मीन्स हाँ कर दी। एसेंट भी वही होता है, किसी ने किसी काम के लिए अपना एसेंट दे दिया, इसका मतलब क्या कर दिया, हाँ कर दिया। इसके जैसा एक और वर्ड होता है एक्सेंट, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर की चढ़ाई। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, एक्ट ऑफ गोइंग अप, वो होता है एक्सेंट। और डिसेंट क्या हो गया, बाकी सब लोग कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो, मतलब चीजें मैच नहीं कर रही, नॉट मैचिंग। तो डिसेंट इज असहमति, अपनी सहमति नहीं देना, जो सामने वाले का ओपिनियन है, आपका ओपिनियन उस चीज से मैच नहीं कर रहा है।
तो द एक्सप्रेशन और होल्डिंग ऑफ ओपिनियंस दैट डिफर फ्रॉम प्रीवियसली कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन थे। डिसएग्रीमेंट, ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट, आप उस चीज के क्या हो, आप उस चीज के खिलाफ हो। एक्सेंट का उल्टा क्या होता है? डिसेंट, ये वाला डिसेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ गोइंग डाउन, आप डाउन जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। एंटोनिम्स अग्रीमेंट है, कंसेंसस है, मीन्स हर कोई एक बात कह रहा है, बहुत बारी वर्ड एग्जाम में आ चुका है। कंसेंसस मीन्स सब लोग एक बात कह रहे हैं। हार्मनी है, सुकून है, शांति है। तो जस्टिस धूलिया ने डिसेंट एक्सप्रेस किया, मतलब वो उस बात से अग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जरूरत है ब्रॉडर इकोनॉमिक इंक्लूजन की, सबको इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट वर्ड इज अनस्क्रिप्युलस। सबसे पहले तो लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। स्क्रिप्युलस लोग कौन होते हैं? जो लोग बहुत ही ऑनेस्ट। इनफैक्ट स्क्रिप्युलस वर्ड के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो होता है जो लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और दूसरा मतलब होता है जो लोग बहुत केयरफुल होते हैं। दोनों मतलब होते हैं इसके। तो अनस्क्रिप्युलस हो गया मतलब ऑनेस्ट नहीं है। तो हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्ट ही नहीं है, अनप्रिंसिपल्ड है, अनएथिकल है, डिसऑनेस्ट है। तो आप एक मैथ्स में क्वेश्चन करते होगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, उसमें क्या लिख सकते हो? अनस्क्रिप्युलस शॉपकीपर। एंटोनिम्स एथिकल है, प्रिंसिपल है, ऑनेस्ट है। अच्छा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस सभी को पता है ना? प्रिंसिपल ये क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो सिस्टम्स हैं, वो आपके प्रिंसिपल हैं, आपके सिद्धांत। और प्रिंसिपल क्या होता है? इसको नाउन की तरह यूज करते हो जब हेड ऑफ स्कूल की बात करते हो, और इसको एडजेक्टिव की तरह जब यूज करते हो तब इसका मतलब क्या होता है? मेन। तो अनस्क्रिप्युलस ट्रेडर्स जो हैं, जो डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, वो गलत फायदा उठाते हैं इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। डेलिनिएट करना मीन्स किसी चीज को और अच्छे से समझाना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो किसी चीज को डिस्क्राइब करना या शो करना बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही क्लियरली आप किसी चीज को समझा रहे हो। इसको लाइन वर्ड से याद कर सकते हो, लाइन बाय लाइन सबको समझा रहे हो, इसका मतलब डिलिनिएट कर रहे हो। डिस्क्राइब कर रहे हो, आउटलाइन कर रहे हो, डेपिक्ट कर रहे हो। डेपिक्ट मीन्स शो कर रहे हो। एंटोनिम सामने वाले को कंफ्यूज कर दे रहे हो, ऑब्सक्योर कर दे रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो सामने वाले को, मिस रिप्रेजेंट, गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जो नया लॉ है वो क्लियरली शो करता है, क्लियरली एक्सप्लेन करता है जो राइट्स हैं, जो हक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पब्लिक ऑफिशियल्स की, उनको वो क्लियरली शो करता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। समझ में आ रही है वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? कोई चीज अगर किसी गलत चीज के लिए फेमस है तो नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स गलत चीज के लिए फेमस हो। आप बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो वेल्थ के लिए, अवेरिशियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है। बहुत ही लालची। अच्छा, किसी और चीज के लिए लालची, फॉर एग्जाम्पल लालची हो बुक्स पढ़ने के लिए, मतलब इसका थोड़ा सा पॉजिटिव टोन का वर्ड है वोराशियस। ये नेगेटिव। वोराशियस किसके लिए यूज करते हैं? या तो फूड के लिए यूज करते हैं या फिर रीडिंग के लिए यूज करते हैं। आई एम अ वोराशियस रीडर, इसका मतलब मुझे बहुत लालच है बुक्स पढ़ने का, मतलब मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, वोराशियस। और वेल्थ के लिए क्या होता है? एवेरिशियस। दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लास्ट में OUS लग रहा है। बहुत ही हैंडसम यंग मैन को क्या बोलते हैं? एडोनिस। बहुत ही हैंडसम जो यंग मैन। आपने किसी और का पैसा अपने पास ले लिया या फंड्स के साथ छेड़खानी करी, दैट इज एम्बेजलमेंट। मीन्स जो पैसा आपका नहीं था वो आपने अपने अकाउंट में डलवा लिया, डाल दिया, आपने क्या किया? फंड्स के साथ छेड़खानी करी, एम्बेजलमेंट। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। ड्रिफ्ट अपार्ट, यार हम लोगों के बीच में ना बड़ी प्यारी दोस्ती हुआ करती थी एक समय पे, बट धीरे धीरे ना वी ड्रिफ्टेड अपार्ट, धीरे धीरे हम दूर हो गए। समय ने हमको ड्रिफ्ट अपार्ट कर दिया, मतलब अब हम उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे जितने अच्छे फ्रेंड्स हम हो सकते थे। फॉल थ्रू, हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी कोशिश करी, बट एवरीथिंग फेल थ्रू, मतलब लेकिन सब कुछ खराब हो गया, एवरीथिंग फेल्ड।
जो हमने प्लानिंग की थी वैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ क्या हो गया, फेल हो गया। सब कुछ क्या हो गया, एंडेड इन फ्यूम्स। फ्यूम्स में कोई चीज एंड हुई, इसका मतलब क्या है, वो चीज आपकी फेल हो गई। गेट अक्रॉस, क्या मैं आपको समझ में आ रही हूं? एम आई एबल टू गेट अक्रॉस, मतलब क्या मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रही हूँ आप लोगों तक? क्या जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है? तो गेट अक्रॉस इज टू कम्युनिकेट और मेक समथिंग अंडरस्टूड, कि कोई चीज में समझा पा रही हूँ। गो डाउन होना, इट वेंट डाउन वेल, वो चीज अच्छी हुई। इट वेंट डाउन, क्या बोल सकते हैं, इट वेंट डाउन इन अ फैंटास्टिक मैनर, बहुत बढ़िया हुआ। तो वेंट डाउन या गो डाउन की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट डाउन, बहुत बढ़िया हुआ। idioms एंड phrases तो अभी अभी पढ़ा। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ डेफ ईयर, गिव अ कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ब्लाइंड आई, डेफ ईयर। एक और बात बोलते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपको इतनी बार बोलती हूँ टू डू लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बना लो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो मुझे ऐसा क्या लगता है कि माई वर्ड्स, इसके लिए एक लाइन क्या बोलते हैं, आई समटाइम्स फील दैट माई वर्ड्स फेल ऑन, या आई समटाइम्स फेल्ट दैट माई वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, कि मेरे वर्ड्स किन पे गिरे थे, बहरे कानों पर गिरे थे मेरे शब्द। मतलब आपने उस चीज को नहीं समझा या आपने उस चीज को नहीं फॉलो किया, मीन्स यू इग्नोर्ड इट। रीड द रायट एक्ट, किसी को पुल अप करना, किसी को च्यू आउट करना, चबा जाना, किसी को टीयर डाउन करना। इसका मतलब क्या है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से डांट। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, डांटना। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है, डांटना। एडमोनिश करना इज डांटना। आप उस इंसान को बुरी तरीके से डांट, रेप्रीमांड करना इज डांटना। टेक टू टास्क राइट मीन्स डांटना। आई हैव गॉट इट इन द बैग, ये मेरे बैग में है, मतलब मुझे कंफर्म है कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं भाई, सक्सेस मेरे बैग में है, मतलब मुझे कंफर्म है मुझे सक्सेस मिलेगी मिलेगी। मीन्स समथिंग इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस। कोई चीज, कोई इंसान या कोई भी चीज सक्सेस के लिए बहुत अश्योर्ड है कि होगा ही होगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, इट विल हैपन। प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब क्या, बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो, बहुत ही क्लेवर और डिसऑनेस्ट वे में बिहेव कर रहे हो, बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो। टूथ एंड नेल, आपने हर संभव कोशिश कर दी उस चीज को पाने की। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू, तो किसी चीज को पाने के लिए आपने हर संभव कोशिश की है, दैट मीन्स टूथ एंड। समझ आया सभी को? वोकैबुलरी मजा आया पढ़ने में? चलो, एक बार जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे सेशन को, तुरंत की तुरंत सभी लोग। 3,500 बच्चे देख रहे हैं, 3,500 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। मिसिंग द टारगेट, टारगेट को मिस कर रहे हैं हम। इकोनॉमी की बात करने वाले हैं, ऑथर सेंटर का जो ग्रोथ का टारगेट है उसकी बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, आई होप सभी लोगों ने 40% का डिस्काउंट ले लिया था और परफेक्शन की फर्स्ट क्लास जो थी कल, मतलब फाउंडेशन से जो क्लासेस हो रही है उनको ज्वाइन कर लिया था। कल की क्लास में हमने क्लोज टेस्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी वोकैबुलरी करी थी। आज की क्लास में भी हम वोकैबुलरी ही करेंगे, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा वीक है परफेक्शन की क्लासेस में, वो आपके क्लोज टेस्ट में आपकी रीडिंग को, आपके पार्ट ऑफ स्पीच को और आपकी वोकैबुलरी को ही डेडिकेटेड है। तो जितने वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ उन सबका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो मेक श्योर करो कि आप एक भी क्लास मिस ना करो परफेक्शन की। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, रीड इट एवरीवन।
पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ है, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज जितना सामान बना रही हैं उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई। वो कितनी स्लो हो गई? टू अ 6 मंथ लो। वो जो है 6 महीने के लो पे चली गई फरवरी में। वो सिर्फ 2.9% रह गई, जो कि जनवरी के 5.2% से बहुत नीचे है, जो रिवाइज एस्टिमेट्स आए थे, जो दोबारा से रिविजन करके उन्होंने डेटा रिलीज किया था। एंड ऑलमोस्ट हाफ, और लगभग लगभग आधी हो चुकी है पिछले फरवरी के 5.6% से। ये जो डिक्लाइन था वो ब्रॉड बेस्ड था। ब्रॉड बेस्ड मीन ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स में हुआ एक्सेप्ट फॉर हालांकि एक बहुत मार्जिनल, मार्जिनल मीन्स वेरी लेस, हालांकि एक बहुत ही हल्का फुल्का सा बढ़ोतरी हुई है पावर प्रोडक्शन में। जितनी हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 3.6% चली गई जनवरी के 3.4% के कंपैरिजन में। लेकिन अभी भी वो आधी से कम है पिछले साल से कंपेयर करें तो। पिछले साल फरवरी में वो 7.6% थी। वाइल माइनिंग, जो माइनिंग है, माइनिंग समझते हो, खदानें जो धरती के अंदर से मटेरियल्स निकालते हैं, इसने विटनेस किया। विटनेस मीन्स देखा। विटनेस का मीनिंग क्या होता है? चश्मदीद गवाह होना, देखना। तो इसने क्या देखा? इसने देखा द स्टीपेस्ट, स्टीपेस्ट मीन्स शार्पेस्ट, सबसे तेज गिरावट। डिक्लाइन मीन्स गिरावट, तो सबसे तेज गिरावट इसी में हुई है। 1.6% रह गया इस फरवरी में। पिछले साल ये 8.1% था लास्ट ईयर। मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो हम सामान बना रहे हैं अपनी कंट्री में, वो लगभग लगभग आधा हो गया, 2.9% रह गया। पिछले साल 4.9% था। फ्रॉम अ यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि वो सामान कहां कहां यूज होता है उसके बेसिस पे उसको बांटा गया है। तो जो स्टीप डिक्लाइन है, स्टीप मीन्स बहुत ही तेज, तो बहुत ही तेज जो गिरावट आई है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट में, तो सामान लोग खरीदते हैं उसके आउटपुट में 3.8% रह गई, जबकि पिछले फरवरी में वो 12.6% थी। एज वेल एज साथ साथ प्रोडक्शन का भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बहुत सामान कम बन रहा है। थर्ड मंथ, तीसरे मंथ बैक टू बैक, इन अ रो मींस बैक टू बैक, मतलब दिसंबर में भी खराब हुआ, जनवरी में भी खराब हुआ, फरवरी में भी खराब हुआ। अभी हम फरवरी की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स बाय 2.1%। तो जो कंज्यूमर के नॉन ड्यूरेबल्स हैं, ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब समझते हो? तो नॉन ड्यूरेबल्स आइटम्स कौन से होते हैं? वो आइटम्स जिनको हम एक तरीके से आप बहुत रेगुलरली यूज नहीं कर सकते। नहीं, एक सेकेंड, ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स मीन्स जो लंबे टाइम तक चले, नॉन ड्यूरेबल्स मीन्स जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत कम टाइम की हो, बहुत कम टाइम चले। मतलब ड्यूरेबल का मतलब से आप निकाल सकते हो लंबे टाइम तक चले तो ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स जो कम टाइम तक चले। तो इन सब में क्या हुआ? 3.2% का कॉन्ट्रैक्शन था जनवरी में। इन सब में एक डिक्लाइन देखने को मिला ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड, मतलब लोग सामान खरीद ही नहीं रहे हैं, डिमांड ही खत्म हो गई है। दिस हैज बीन, ये सब उस चीज के बावजूद हुआ, एक शार्प डिप आया है, बहुत तेजी से गिरावट हुई है रिटेल इन्फ्लेशन में। रिटेल में जो कंज्यूमर के लिए होता है, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, होल जस्ट वन सेक हाँ, होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर के लिए होता है, होलसेल इन्फ्लेशन जो होलसेल वालों के लिए होता है। तो बहुत तेजी से गिरावट आई है। महंगाई जो है 3.61% रह गई इस फरवरी में, जबकि पिछले साल महंगाई 5.09% थी। खाने में भी महंगाई कम हो गई है, 3.7% रह गई है, 3.75% रह गई है, जो कि पिछले 2 साल में लोएस्ट है। तो बेसिकली जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, सिर्फ हमको डेटा ही डेटा दिखा, इतना था इतना हो गया, इतना था इतना हो गया, इतना था इतना हो गया, इतना था इतना हो गया। तो चीजें बहुत खराब हो गई हैं। ऑथर की जो टोन है वो कैसी है? नेगेटिव है, चीजें बहुत खराब हो रही है। इन्फॉर्मेटिव तो है ही, बट ओवरऑल चीजें बहुत खराब हो रही है, ऐसा ऑथर ने बोला। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
चलिए आगे देखते हैं, आगे ऑथर क्या कह रहे हैं। दिस मेक्स इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन, इस चीज ने इस बात को एकदम पक्का कर दिया है, दैट द गवर्नमेंट्स विश, कि सरकार जो चाह रही थी फॉर अ महाकुंभ, कि महाकुंभ की वजह से जो बढ़ोतरी आई है, स्पाइक मीन्स इंक्रीज, तो महाकुंभ मेला हुआ था उसकी वजह से जो बढ़ोतरी आई थी कंजम्पशन में, कि लोग सामान ज्यादा खरीद रहे थे, ट्रैवल ज्यादा कर रहे थे, चीजें ज्यादा कर रहे थे, ये चीज मटेरियलाइज नहीं हुई, ये चीज एक्चुअल में नहीं आई, सरकार की जो चाहत थी वो चाहत ही रह गई, वो वास्तव में नहीं हुई। लीडिंग टू द लाइकलीहुड, जिसकी वजह से जो लाइकलीहुड था, लाइकलीहुड मीन्स चांसेस, जिसकी वजह से जो चांसेस थे सेंटर का जो 6.5% का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट था 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो मिस हो गया। तो सरकार ने टारगेट रखा था कि 6.5% की जीडीपी ग्रोथ होगी, लेकिन वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए। फेब्रवरी में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स थे, मतलब कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, वो कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट भी एक तरीके से मैच करते हैं विद द 14 मंथ लो, 14 महीने का सबसे कम वाला आ चुका है, सबसे कम नंबर आ चुका है मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे में, जो कि एसएनपी ने किया था, और 56.3 वो नंबर आया। ये हाईलाइट करता है, हाईलाइट मींस शो करता है दो चीजों को। सबसे पहले ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन मींस डर, तो जो मैन्युफैक्चरर्स का डर है, क्या डर है कि वो क्या देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मीन समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं हुई है, तो वो ऐसा क्या देख रहे हैं, ऐसी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं दुनिया भर में जो पहले कभी नहीं हुई है। क्यों क्यों किसके बाद हुई है ये अनसर्टेनिटी, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शंस हैं उनके बाद, पता ही नहीं अगले दिन क्या हो जाए। और दूसरी बात, एक एपेटाइट कम हो गया, एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख, तो कंज्यूमर अब खर्चा ही नहीं करना चाहता, कंज्यूमर के अंदर खर्चा करने की भूख खत्म हो गई है। मैनी ऑफ होम, ज्यादातर कंज्यूमर ने विटनेस किया है, विटनेस मीन देखा है कि उनकी जो एसेट्स की वैल्यू थी, एसेट्स मीन जो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह थी, वो वैल्यू गिर गई है, प्लमिट कर गई है, मीन्स डिक्रीज हो गई है, गिर गई है। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आ गई है, वोलेटिलिटी मीन्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत चेंजेस आ रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जिसने क्या देखा है, जिसने मिरर किया, जिसने मतलब बिल्कुल कॉपी किया किसको, पीक्स मींस ऊपर जाना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, एंड ट्रफ्स, ट्रफ्स मींस सबसे नीचे वाला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट इन ग्लोबल एक्सचेंजेस। तो दुनिया भर में जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें पीक और ट्रफ आया है, ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट आया है, और तो इंडियन मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, अनसर्टेनिटी आ चुकी है, कंज्यूमर खर्चा नहीं करना चाहते, उनके एसेट्स की वैल्यू खत्म हो चुकी है, इसकी वजह से चीजें बहुत खराब चल रही है। देयर हैव बीन ग्रीन शूट्स, ग्रीन शूट्स, ग्रीन शूट्स का मतलब क्या है, अभी अभी जो नई नई चीजें स्टार्ट हुई हैं उनको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन शूट्स बोल रहे हैं। जब भी कोई प्लांट उगने वाला होता है तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ग्रीन शूट आता है। तो यहाँ पे ग्रीन शूट का मतलब क्या हो गया कि अभी कुछ कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ कुछ चीजें नई नई भी उग रही हैं, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से चीजें बढ़िया की तरफ भी आ रही है। अब देखो हाउएवर एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर था, ऑथर ने खूब सारी नेगेटिव बात बोली, उसके बाद हाउएवर लगा के एक पॉजिटिव बात बोल दी कि अब कहीं कहीं कुछ कुछ नया चीजें भी आ रही है, कहीं कहीं रिकवरी भी हो रही है विद इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ही अंदर, विच हैज द हाईएस्ट वेटेज, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, 77% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज है इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर में। 14 ऑफ द 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स में से 14 में ग्रोथ हुई है इस फेब्रवरी से, पिछले साल के कंपैरिजन में। ग्रोथ किसके द्वारा हुई है, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियां वगैरह ज्यादा चल रही हैं। ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स, अब ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स कोई आइटम का नाम होगा, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स और बेसिक मेटल्स, तो इन सब में क्या हुआ है, इन सब में बढ़ोतरी हुई है। तो ऑथर ने पहले सबसे पहले बहुत खराब बोला, और फिर उसके बाद क्या बोला, फिर उसके बाद बोला कि चीजें कहीं कहीं अच्छी हुई हैं। ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स होते क्या है, बेसिकली ये भी एक तरीके के व्हीकल्स ही होते हैं, देखा होगा आपने, एक तरह के ट्रक होते हैं, इनके पीछे फिर ऐसी गाड़ियां चल रही होती हैं, फिर इनके ऊपर कोई सामान रखा होता है, तो इनको बोलते हैं ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी।
हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? कैपिटल गुड्स का जो आउटपुट है वो बढ़ गया, 8.2% चला गया 1.7% से पिछले साल। ये क्या दिखा रहा है? रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स की बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट डिमांड है। और इसको हेल्प किसने किया है? एडेड मीन्स हेल्प। इस डिमांड को हेल्प किसने किया? एक मैसिव। मैसिव मीन्स बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है किस चीज में? सरकार की स्पेंडिंग में। सरकार ने खूब पैसा खर्च किया है। दिस वॉज, हालांकि किसके बावजूद था? डिस्पाइट द लिक्विडिटी स्क्वीज। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी। कि फ्लो ऑफ मनी कम हो गया था इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में 1.7 ट्रिलियन रुपीज से। क्यों? क्योंकि फेब्रुवरी 20 को। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरेन कैपिटल को बाहर निकाल दिया गया था। फ्लाइट मीन्स हट गई थी, इंडिया से चली गई थी बहुत सारी फॉरेन कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो हेवन एसेट क्लासेस, हेवन मीन्स सेफ, उनको लग रहा था कि जहां सेफ होगा हम वहां पे अपना पैसा लगाएंगे। और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे डेप्रिशिएटिंग रुपी से, रुपी की वैल्यू कम हो रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? फॉरेन पैसा जो लगा हुआ था इंडिया में उसको वापस निकाल लिया कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में पैसे की का स्क्वीज हो गया, मतलब फ्लो ऑफ मनी कम हो गया। इसके बावजूद भी सरकार ने खूब स्पेंड किया और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी। सेंट्रल बैंक फिर बीच में आई। इसने क्या किया? 22.818 ट्रिलियन रुपीज जो है बैंकिंग सिस्टम में डाले। कैसे डाले? रुपी डॉलर स्वैप अरेंजमेंट्स को यूज करके, जो मार्च 24 को खत्म हुआ। तो जब बाहर का पैसा इंडिया से बाहर गया तो सेंट्रल बैंक को आके पैसा डालना पड़ा। द सेंटर कैन परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद, मे बी, तो सेंटर हो सकता है इस बात में सुकून ले ले, सोलेस मीन्स कंफर्ट ले ले, सुकून ले ले इस बात में दैट डिस्पाइट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स ग्रोथ टारगेट, कि हो सकता है कि इसका जो ग्रोथ टारगेट है, कि उसकी जो उसने जो टारगेट रखा था, हो सकता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। उसके बावजूद भी इंडिया आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस बात को सोच के हम थोड़ा सा सुकून ले सकते हैं। तो बेसिकली ऑथर ने पहले खूब सारी नेगेटिव नेगेटिव बातें करी, चीजें खराब हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, आउटपुट कम हो रहा है, डिमांड नहीं है। उसके बाद ऑथर ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई, बट इसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हुई है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा हो गई है, कैपिटल गुड्स का आउटपुट बढ़ गया है, और ऊपर से हालांकि ग्रोथ कम है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में देखें तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। क्लियर सभी को? समझ आया? इंफॉर्मेटिव थी, कंसर्न है ऑथर, और ऑथर ने मिक्स किया है, पहले नेगेटिविटी दिखाई, फिर लास्ट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई। क्वेश्चंस पर आए, चलिए क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग अनसर्टेनिटी क्यों हो रही है इंडिया में? इसका रीजन क्या है? मिस्टर ट्रम्प। मिस्टर ट्रम्प जो डिसीजंस ले रहे हैं उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। आंसर इज सी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ग्रोथ किस किस में हो रही थी पैसेज के हिसाब से? मोटर व्हीकल्स, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल्स, और एक ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स और लिखा हुआ था। आंसर इज डी। बहुत ही बढ़िया। इसमें हमने बहुत सारा क्वेश्चंस हम नहीं बना सकते थे क्योंकि डेटा बेस्ड आर्टिकल था। अगले क्वेश्चन में हम ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, अगले पैसेज में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। चलो रेडी फॉर स्किमिंग? स्किमिंग के लिए तैयार है सभी लोग? अननेसेसरी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स चेंज, अननेसेसरी चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। ऑथर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करने जा रहे हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। चलिए पैसेज स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग, एवरीवन।
मैम आई गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज अ पीओ, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, सक्सेस नो मोर देन इल्यूशन। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया, मे गॉड ब्लेस यू, और आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे राइट। अब स्किमिंग करनी है, स्किमिंग का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो आरटीआई है, इससे जो है जिम्मेदार अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है सरकार की, आरटीआई की वजह से लोग सवाल पूछ सकते हैं आरटीआई से। कोशिश की जा रही है आरटीआई को कमजोर बनाने की। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो एक्ट है ये एक रुकावट है। एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया है आरटीआई को लेके, जो कि ये है ये जो एक्ट था ये इसकी वजह से बना हुआ था। ये कहता है कि सरकार, जो सेक्शन ये वाला जे है, ये कहता है कि सरकार की जो बॉडीज है वो इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ना दे वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। हालांकि प्रोवाइडेड कि इसका जो डिस्क्लोजर है वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड ना हो या फिर कोई अननेसेसरी इन्वेजन ना हो प्राइवेसी का। तो बेसिकली पूरा का पूरा पैराग्राफ ऊपर ऊपर से क्या कह रहा है कि आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जिसको बनाया गया था जिससे कि सरकार जिम्मेदार रहे अपने हर एक्शन के लिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस आरटीआई को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक सेक्शन भी ऐड किया गया आरटीआई में इसके लिए, जो कहता है कि वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है या उसका रिजल्ट पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को सरकार लोगों को बताने से मना कर सकती है। चलो अब इसी में ग्रामर भी कर लेते हैं। वो डेटाबेस आर्टिकल था इसलिए उसमें ग्रामर नहीं करी थी, उसमें ग्रामर थी नहीं बहुत ज्यादा। चलो अब मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एक तो मुझे हैव इनहैंस्ड वर्ब का सब्जेक्ट बताएंगे, ये बताएंगे मुझे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। 20 ईयर्स अगो सही है, 20 ईयर अगो आना चाहिए था, ये बताएंगे। ये बताएंगे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ये बताएंगे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है और इसका टेंस कौन सा है। इस रिजल्ट्स वर्ब की सब्जेक्ट बताएंगे और पार्सिंग करेंगे आज हम यहां से लेकर यहां तक। इनहैंस्ड का सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं, ना ही आरटीआई सब्जेक्ट है ना ही इंफॉर्मेशन एक्ट सब्जेक्ट है। दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड द यूज ऑफ आरटीआईज हैव, कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है और जो आरटीआई का यूज है, ये जो चीज है इसने इनहैंस किया। और उसने पता है यहाँ पे ना ऑथर ने गड़बड़ भी करी है, एक मिनट रुको, नहीं सही है, सही ऑथर की गड़बड़ नहीं है। लेकिन इस पूरे का सब्जेक्ट क्या है, इस पूरे का सब्जेक्ट आरटीआईज नहीं है, इस बात को समझना। ना ही ये है, ये पूरा का पूरा लाइन ही सब्जेक्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है। जब भी कोई सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो रहा होता है और वो पूरी एक बात कह रहा होता है, दैट आई स्टडीड फॉर 4 hours, डैश नोन टू ऑल, कि मैं 4 घंटे पढ़ी, ये बात सबको पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है आर बोले, उनको लगेगा कि आर सब्जेक्ट है। आर सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी की पूरी बात सब्जेक्ट है। तो जब भी कोई बात दैट से स्टार्ट होती है वो पूरी की पूरी बात सब्जेक्ट होती है। तो कि मैं 4 घंटे पढ़ी, ये बात सबको पता है, तो सब्जेक्ट ये पूरा है। सिमिलरली यहाँ पे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और जो आरटीआई का यूज है, इन दोनों ने इनहैंस करी है। ये जो चीज है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और है, एक चीज और है, नहीं नहीं बहुत प्यारा सेंटेंस था, एक मिनट एक मिनट, एक बार दोबारा से एक चीज को और समझेंगे। ये जो हैव है ना, इस इन दोनों का इसका तो सब्जेक्ट ये था, यूज दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड थे, और ये राइट, ये आरटीआई, ये तो पूरा नाम ही था। ये वाला वर्ब था जिसका सब्जेक्ट ये पूरी की पूरी बात थी। मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था कि दैट लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब कैसे आ गई, दैट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस दैट का सब्जेक्ट ये था, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसआर।
जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस लिखा, दैट आई स्टडीड फॉर 4 hours। इज नोन टू ऑल। तो दैट पूरी की पूरी बात बताता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इस पूरी की पूरी बात की सिंगुलर वर्ब कहाँ गई, ये रही, गोस। कि ये जो बात है, ये इसका वर्ब ये रहा। क्लियर सभी को? इस हैव का सब्जेक्ट क्या था, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड थे। तो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई थी। क्लियर? बहुत प्यारा सेंटेंस था। आगे मैंने आपसे और क्या पूछा था, शायद रब हो गया। हाँ, अगली चीज थी हैव बीन। ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं है, सिंपल सा ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। 20 years अगो बिल्कुल सही है। ये नंबर है, ये यूनिट है, लेकिन ये कोई नाउन एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है नंबर यूनिट एडवर्ब का, सिर्फ ये नंबर है, ये यूनिट है। यूनिट अपने आप में सफिशिएंट है, अपना मीनिंग बता पा रही है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। जिन लोगों को एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। अगला क्या था, रिजल्ट्स वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर इज नॉट रिलेटेड, डिस्क्लोजर रिजल्ट्स। तो इस रिजल्ट्स वर्ब का सब्जेक्ट है डिस्क्लोजर, सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सॉरी एस आया है। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मतलब पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलो यहां से लेकर यहां तक हम लोग एक बार पार्सिंग कर लेते हैं। आर्टिकल हो गया, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव हो गया, थ्रेट नाउन हो गया, हैज वर्ब हो गया, नाउ एडवर्ब हो गया, इमर्ज्ड वर्ब हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट नाउन हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गया, ये पूरा का पूरा नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन द आर्टिकल एक्ट नाउन, विच कंजंक्शन हैज वर्ब बीन वर्ब इंट्रोड्यूस्ड वर्ब, इन प्रेपोजिशन सेक्शन 43 नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन द आर्टिकल डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा पर, ये पूरा का पूरा नाउन हो गया। चलो अगला पैसेज स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। हाँ जी, क्या समझ में आया मेन आइडिया? ऐसा करने में वो एक प्रोटेक्शन देता है कि अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है या फिर कोई भी अथॉरिटी है, उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट है, तब भी वो पब्लिक को दिखाई जा सकती है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कॉलेज डिग्रीज, उनके कास्ट क्या है, वो प्राइवेट हो सकती है। लेकिन अभी एक केस आया जिसमें एक ब्यूरोक्रेट ने एक फेक कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक को दिखानी चाहिए। तो ये जो है ये अमेंड करता है इसको कि गवर्नमेंट बॉडीज जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को रोक सकती हैं बिना किसी प्रोविजन के। एक कांग्रेस लीडर को लेटर लिखा गया, यूनियन मिनिस्टर ने इस अमेंडमेंट को डिफेंड किया और बोला कि ये आरटीआई एक्ट का मिसयूज ना हो इसलिए किया जा रहा है, और राइट टू प्राइवेसी हर इंसान के पास होनी चाहिए। तो बेसिकली समझ में आया क्या हुआ? अभी एक आईएएस ऑफिसर, एक ब्यूरोक्रेट ने अपना फेक सर्टिफिकेट यूज करके जॉब ले ली थी, तो वो केस सामने आया लोगों के कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट फेक दिखाया, तो क्या बोला कि भाई आरटीआई में ये सारी इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए कि उसकी कॉलेज डिग्री क्या है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट क्या है। लेकिन अभी एक अमेंडमेंट किया जा रहा है और उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की, तो वो शो मत करो, क्योंकि उस इंसान के पास राइट टू प्राइवेसी है। तो इसी मुद्दे के ऊपर बात चल रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई भी है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कि उन्होंने क्या एजुकेशन करी है, उनकी कास्ट क्या है, ये सब चीजें। लास्ट पैराग्राफ, मेन आइडिया बताएंगे।
सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। उन्होंने बोला कि चलो पब्लिक ऑफिशियल की सैलरीज तो बता दो लोगों को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरटीआई को खुद से अमेंड करके ये तो कभी नहीं चाहते थे पुट्टस्वामी जी, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप बहुत ही गलत अनक्लियर वे में डिफाइन भी कर रहे हो, तो अथॉरिटीज जो है आरटीआई को मना भी कर सकती हैं कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी पर्सनल है, हम आरटीआई में नहीं डालेंगे। और हो सकता है पब्लिक की नजर फिर कम हो जाए, पब्लिक जांच ही ना कर पाए क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल ना हो। तो आरटीआई एक्ट जो है ऑलरेडी इस चीज को इस चीज को हार्मोनाइज करता है, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि लोगों को प्रिवेसी मिले, लेकिन अगर कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो चीज सामने भी आनी चाहिए। तो जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो बेकार है और ये जरूरत नहीं है। सरकार को सिविल सोसाइटी के लोगों के कंसर्न्स को भी समझना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट के कंसर्न को समझना चाहिए, और जो ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है इसको हटा देना चाहिए। तो बेसिकली वही है कि भाई ये अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, इस अमेंडमेंट को मत लाओ। अब तो ऐसा होगा कि हर इन्फॉर्मेशन को इंसान पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलेगा और आरटीआई में डालने से मना कर, मतलब आरटीआई में लोगों को एक्सेसिबल करने से मना कर देगा। तो दिस इज रॉन्ग। पैसेज समझ आया सभी को? चलो क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। तो अभी जो प्रोविजन दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? गवर्नमेंट की सैलरीज को रेस्ट्रिक्ट कर देगा? नहीं, एक्सेस तो है लोगों के पास जाने का, रेस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही। जुडिशरी आ जाएगी, जुडिशरी की तो बात ही नहीं हुई आने की। हाँ, ये बैलेंस करता है राइट टू प्राइवेसी को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, एक कंडीशनल सेफगार्ड भी लगा दिया कि अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो लोगों को बताई जानी चाहिए। आंसर इज सी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ऑथर क्या कह रहे हैं? ऑथर ने बोला कि सरकार ने एक बात बोली कि अमेंडमेंट जरूरी है, चेंज लाना जरूरी है, क्योंकि लोगों की राइट टू प्राइवेसी छिनती है आरटीआई में। तो आरटीआई के अंदर प्रॉब्लम है, सरकार ऐसा बोल रही है, लोगों की राइट टू प्राइवेसी उनको नहीं मिल रही है, इसकी वजह से अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। तो ऑथर कह रहे हैं नहीं, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो ऑथर की बात सही क्यों है? क्या सरकार को जस्टिफाई कर रहे हैं ऑथर? नहीं, सरकार के तो अगेंस्ट बात कर रहे हैं। सरकार को आरटीआई एक्ट को मैच करवाना चाहिए, अमेंडमेंट्स लानी चाहिए। नहीं, ऑथर तो कह रहे हैं अमेंडमेंट्स नहीं लाने चाहिए। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं महापापी अवार्ड मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्दर अमेंडमेंट्स लेके आओ, आगे चेंजेस लेके आओ। नहीं, ऑथर कहने चेंजेस लाने की जरूरत है ही नहीं, महापापी अवार्ड बी वाले बच्चों को। सरकार का जस्टिफिकेशन इररेलेवेंट है क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) प्राइवेसी को ओवरराइड कर देता है। उसको ओवरराइड का मतलब है उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 19(1)(a) की तो हमने बात ही नहीं करी है ओवरऑल। हाँ, सरकार का लॉजिक गलत है क्योंकि आरटीआई ऑलरेडी देता है प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई एक्ट ऑलरेडी प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस करता है। आरटीआई एक्ट ऑलरेडी इस बात को कहता है कि अगर कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है तो उस चीज को मत लेके आओ, लेकिन अगर कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट की है तो वो चीज पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो ऐसा अमेंडमेंट क्यों ला रहे हो जिसको ऑफिशियल्स गलत यूज कर ले? आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन, पुत्तस्वामी जजमेंट का कौन सा पार्ट पैसेज में बताया गया है? एक बार पढ़ लेते हैं पुत्तस्वामी जजमेंट। कीवर्ड है पुत्तस्वामी जजमेंट, तो एक बार सारी लाइन को पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। कीवर्ड ढूंढो, पुट्टस्वामी जजमेंट कहां पे लिखा हुआ है? ये रहा। और फिर आंसर बताएंगे। स्किमिंग है बेटा, स्किमिंग में पैसेज का भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ में आएगा कि टॉपिक क्या है बात करने का, उसी को स्किमिंग बोलते हैं। रीडिंग नहीं थी ये। क्या है पुत्तस्वामी जजमेंट? ये कहता है कि जितना भी डेटा जो है आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज हो चुका है उसको एनालाइज करो। बिल्कुल ही उल्टी बात है, ऑलरेडी डिस्क्लोज हो गया तो उसको दोबारा से जांच की क्या जरूरत है? ये कहता है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा भी नहीं कहता पुट्टस्वामी जजमेंट। तो ये पर्सनल डेटा को डिफाइन किया है, पहली बार डिफाइन हुआ है क्या? नहीं, ये सरकार पहली बार फर्स्ट टाइम डिफाइन हुआ है, फर्स्ट टाइम तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। ये सरकार को हक देता है
कि सरकार जो है प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आरटीआई रिक्वेस्ट में से हटा सकती है, रिडैक्ट कर सकते हैं। रिडैक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से कर सकती है। एक बार डी वाले को देख लेते हैं, डी वाला आंसर है या नहीं। एक ऐसा आउटकम जो कभी भी इंटेंशन नहीं था के एस पुट्टास्वामी का, और पर्सनल इंफॉर्मेशन को कुछ भी ऐसा मेंशन भी नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी आंसर नहीं। मैम नन ऑफ दी अबव हम तो कभी मार्क ही नहीं करते। रिडैक्ट का मतलब होता है हटा देना, चेंज कर देना, एडिट कर देना, रिडैक्ट कर देना। स्कोर्स एवरीवन। चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए आपको। टर्न अ ब्लाइंड आईज, इग्नोर कर देना। रीड द राइट एक्ट, कस के डांटना किसी को। कहाँ गया, हाँ। आई हैव गॉट इट इन द बैग, मतलब मुझे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। प्ले फास्ट एंड लूज, बहुत ही डिसऑनेस्ट वे में बिहेव करना। टूथ एंड नेल, हर संभव कोशिश करना। ई ए डी बी एंड सी। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें। 40% डिस्काउंट की आखिरी डेट कल है। परफेक्शन नए सिरे से स्टार्ट हो चुका है कल से, तो मेक श्योर करो जितने ही बच्चों को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है वो आज की आज ही सब्सक्रिप्शन ले ले। एक दिन भी डिले ना करें, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती है। कोड लगाओगे आप यस ऑफिसर, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कल तक मिलेगा, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो। यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ये टेलीग्राम चैनल से, इनको ज्वाइन कर लो। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता देना, ठीक है। चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।